नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं सौरव गांगुली की, जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है। आपको बता दें, शनिवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था। अब उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और किस तरह की हालत है उनकी, कैसी तबीयत है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली आज अस्पताल से घर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वो वुडलैंड्स हॉस्पिटल के बाहर है इस वक्त। उनके फैंस भी यहाँ पे हैं, लेकिन दादा को रिलीज़ किया जा रहा है हॉस्पिटल से। और सौरव गांगुली, जैसे कि आप देखें, एक मैसेज दिया कि और डॉक्टर्स जो थे उनको थैंक भी किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं वुडलैंड्स हॉस्पिटल के जो स्टाफ है वो भी उनके फोटोज ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त सौरव गांगुली को अस्पताल से रिलीज कर दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं वो अपनी गाड़ी में बैठ के अब घर जाएंगे। लेकिन ये हेल्थ स्केयर था सौरव गांगुली के लिए। उनके हार्ट में ब्लॉकेज था और उसके लिए स्टेंट बिठाया गया है। लेकिन उनका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी आगे उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा। लेकिन इस वक्त के लिए सौरव गांगुली को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की। यहाँ पर जारी सियासी सरगर्मियों के बीच बुधवार को ममता बनर्जी ने राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राजभवन में जाकर मुलाकात की। मुख्यमंत्री और राज्यपाल अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। हालांकि इस मुलाकात को जो है अनौपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है। देखो, राज्यपालेर जे कोरोना का संक्रमण अभी गया नहीं है। बावजूद इसके 9 महीने बाद पंजाब में आज से 5वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि कर्नाटक की बात करें तो नए साल में स्कूल खुलने के बाद वहां 50 शिक्षक और कई बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए थे। मोहम्मद गजाली बता रहे हैं यहाँ पर किस तरह का हाल है पंजाब में जो स्कूल खुले हैं उसका। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने कल ये अनाउंस किया कि ये घोषणा की है कि पेरेंट्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से फीडबैक के बेसिस पर स्कूल को खोला जा रहा है। आज से पंजाब में 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूल्स खोल दिए गए हैं। हालांकि 9वीं से 12वीं तक के क्लासेस जो है सरकारी स्कूलों में अक्टूबर के महीने से चल रहे थे, लेकिन अब 5वीं कक्षा से क्लासेस शुरू हो चुके हैं, आज से शुरू किए गए हैं। और शिक्षा मंत्री का कहना था कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कई बच्चे, कई अभिभावक और शिक्षा महकमे के और अधिकारियों से ये फीडबैक मिला था कि बच्चों को फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं और इस वजह से बच्चे चाह रहे हैं कि उनकी रिवीजन क्लासेस हों, इसलिए स्कूल खोल दिए गए हैं। अब इन एसओपीज़ जो जारी किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसमें ये बात कही गई है कि बच्चों से एक कॉन्सेंट लेटर लिया जाए। कॉन्सेंट लेटर जो अभिभावक ये लिख के देते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, उस लेटर को के रिसीव होने के बाद ही बच्चों को स्कूल में आने देना चाहिए या दिया जाता है। लेकिन क्योंकि आज पहला दिन है और स्कूल खुलने की जो नोटिफिकेशन है या जो सूचना है वो देर शाम आई है, इसलिए आज कई स्कूलों में बच्चों की जो संख्या है, जो अटेंडेंस कह लें, वो कम है। अब सबसे बड़ी चिंता अभिभावकों के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है कि वो बच्चों को कैसे ये मेंटेन करें, ये इंश्योर करें कि क्लासेस लगने के बाद या स्कूल आने के बाद वो फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन वगैरह पर भी ध्यान दें और आपस में फिजिकल डिस्टेंस को भी मेंटेन कर सकें। मोहाली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। तो कोरोना के अलावा एक और बीमारी जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रही है वो है बर्ड फ्लू। देश के कई राज्यों से बर्ड फ्लू की खबरें आने के बाद हरियाणा के पंचकुला में मुर्गियों की संदिग्ध मौतों से मुर्गी पालक काफी डरे हुए हैं। उन्हें इस बात का डर है कि आगे भी अंडे के कारोबार में उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हरियाणा सरकार के अलर्ट के बाद पशुपालन विभाग की टीमों ने जांच के लिए मुर्गियों से सैंपल लेने का काम शुरू कर दिया है। हरियाणा के पंचकुला जिले का बरवाला शहर, जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मुर्गी पालन पट्टी कहलाता है और जहां 120 फार्म में रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा अंडे होते हैं और 15,000 लोगों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहां के 10 फार्मों में 4 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई है। लेकिन सुधीर अग्रवाल जैसे बड़े मुर्गी पालकों को हाल की इन मौतों का कारण बर्ड फ्लू नहीं लगता। ये एक्चुअली रानीखेत की प्रॉब्लम है, जो कि पोल्ट्री की बड़ी कॉमन डिजीज़ है।
और हर साल विंटर में ये आती है एक बार ज़रूर। तो इस बार क्या हुआ, जो वैक्सीनेशन इसके लिए हम करते थे वो इतनी इफेक्टिव नहीं हुई, उसका वायरस मोटेट हो गया था। तो वो जो वैक्सीन जो हमारे को चेंज करके मिली वो अभी लास्ट 20-25 डेज पहले हमारे को मिली है, वो अराउंड 10th को हमें मिली वो। उसके बाद वो वैक्सीन हमने अप्लाई कर दी। अब फार्मर पे बहुत रिलीफ है। उससे पहले थोड़ा बहुत जो डैमेज हो गया, जो नुकसान हो गया वो हो चुका है, अभी कुछ नहीं ऐसा है। लेकिन बरवाला से कारोबार करने वाले महबूब आलम जैसे इलाके के बहुत से अंडा व्यापारी जो असम और बिहार तक अंडे सप्लाई करते हैं, उन्हें डर है कि बर्ड फ्लू निकल आया तो उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। बीमारी तो सर्दी में हर साल मुर्गी मरती है, कम बेसी, कोई पहली बार नहीं ऐसी मुर्गी मरी, हर साल मुर्गी मरती है। लेकिन इसको ये नाम देना कि बर्ड फ्लू के लेकर मुर्गी मरा, ये गलत चीज है। बिजनेस में हम लोगों का बहुत ही असर पड़ा, हम लोग का भविष्य तो खतरा में आ चुका है। आगे पैसा आएगा कि ना आएगा, हम लोग को जो पास में माल है वो कस्टमर लेंगे नहीं ले, कच्चा चीज है, हम लोग ज्यादा दिन रोक भी नहीं सकते हैं। 90% अंडा उधार जाता है, गाड़ी पहुंचने के बाद लोग वहां माल बेच के पेमेंट देते हैं। एक तो बर्ड फ्लू, एक तो आपका ये कोरोना से उभरने में इतना टाइम लगा, जब उभरे तो उसके बाद में अभी जाके ये नया अफवाह आ गया है। मुर्गियों के खून के नमूनों को राज्य पशुपालन विभाग ने जालंधर की रीजनल डिजीज डायग्नोसिस लेबोरेटरी भिजवाया है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। और हमने जालंधर अपना जो DDL लैब उन पे भेज दिया सैंपल्स, और आज भी वहाँ पे टीम आई हुई है जो कि पोल्ट्री के पंचकुला के अंदर जो पोल्ट्री के सैंपल से लिए जा रहे हैं। जब तक कि कोई रिपोर्ट नहीं आती किसी प्रकार पे निश्चय पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तक 4,30,000 के आसपास डेथ हो चुकी है। हमने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो फार्मर्स या जो लेबर्स जो फार्मर्स के ऊपर भी रहती है, अगर कोई डेड वेड मिलता है तो उनको सीधे हाथों से ना छुए, अपने ध्यान रखें, अंडे को उबाल के खाएं पूरे, अगर वो मीट भी लेता है तो कंज्यूम करता है तो पूरा इसको बॉयल करके खाएं, हाफ कुक ना खाएं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 2700 प्रवासी पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत के बाद वहां पोल्ट्री उत्पादों पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही पूरे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले कुछ हफ्तों में हरियाणा और पंजाब में कोविड के केसेस में कमी देखी गई, लेकिन अब बर्ड फ्लू एक नई चुनौती की तरह सामने आया है, जिसकी वजह से सेहत विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो है मुर्गी पालन करने वाले किसानों को, जिनका कहना है कि कोविड की वजह से उनके व्यापार को पहले ही धक्का लगा था और अब दोबारा से नए साल में बर्ड फ्लू की वजह से आगे भी उनके लिए कठिनाइयां ही होंगी। पंचकुला से मोहम्मद रजाली, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं कर्नाटक की। बेंगलुरु का विक्टोरिया अस्पताल कर्नाटक का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहां से एक चौंकाने वाली खबर आई है। 6 डॉक्टरों को पिछले 3 महीने के अंदर दूसरी बार कोविड का संक्रमण हुआ है। अब जांच इस बात की हो रही है कि कहीं ये ब्रिटेन से शुरू हुए नए स्ट्रेन की तरह कोरोना का कोई नया स्ट्रेन तो नहीं है। देखते हैं निहाल के दुबई की रिपोर्ट। वैसे तो इस मेडिकल कॉलेज के 150 के आसपास PG और MBBS डॉक्टर्स को मरीजों का इलाज करते हुए कोरोना संक्रमण हो चुका है, लेकिन चौंकाने वाली खबर यह है कि अब PG के 5 और 1 MBBS इंटर्न को 3 महीने के अंदर दूसरी बार कोविड हो गया है, जिनमें से एक ने प्लाज्मा भी डोनेट किया था। We have sent all these samples for a genome. हमने उन सभी का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा है ताकि ये पता चले कि ऐसा क्यों हुआ, कहीं कोरोना का नया स्ट्रेन तो नहीं। Or whether it is, as you are doubting that whether it is a variant of the pandemic. अगर वापस से रीइंफेक्शन हुआ है तो ये हो सकता है कि ये वायरस म्यूटेट होने की वजह से अपना पूरा स्पाइक प्रोटीन चेंज करने की वजह से वापस से रीइंफेक्शन हुआ हो सकता है। कोरोना मरीजों का इलाज ज्यादातर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे MBBS डॉक्टर्स ही करते हैं। इन्हें हर साल 1.25 लाख रुपए फीस के भी देने होते हैं। इनकी मांग है कि सरकारी अस्पतालों में अब दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों का भी इलाज शुरू किया जाए, कोविड स्पेशलिटी का टैग हटाकर, और इन्हें हर महीने कम से कम 10,000 रुपए कोविड भत्ता भी दिया जाए। This academic year, from past 9 to 10 months. पिछले 10 महीनों से हमें पढ़ाया नहीं जा रहा, हमने कुछ नया नहीं सीखा, फिर भी हमसे फीस ली जा रही है। हमारी फीस माफ की जाए और हमें कोविड भत्ता दिया जाए। That we have paid and also demand COVID allowance from the government. PG की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर्स फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जाने जाते हैं। वो संक्रमित मरीजों के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। उन्हें संक्रमण का खतरा भी काफी होता है और वो बार बार संक्रमित भी होते हैं। लंबे अरसे से बुनियादी सुविधाओं के लिए
वो सरकार से लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी नहीं सुनी गई है। लेकिन इसके बावजूद उनके जज्बे में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं बिहार में बढ़ते अपराधों की और सवाल ये पूछा जाने लगा है कि क्या बिहार की कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं संभल पा रही है। ये सवाल अब इसलिए लोग पूछने लगे हैं कि तमाम बैठकों के बावजूद राज्य में अपराधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं और बिहार में अपराधियों के बड़े हौसले की एक और मिसाल देखने को मिली है। देखते हैं मनीष कुमार की रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों के बढ़े हौसले का एक और उदाहरण मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के सहवाजपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक शिक्षक के बेटे की हत्या की और सबको उसी के घर रस्सी से टांग दिया। आशुतोष आनंद इंजीनियर था। राघोपुर में मध्य विद्यालय के शिक्षक दयानंद शाही का बेटा था। जब उसकी हत्या हुई तो घर में कोई और नहीं था। गेट सब बंद था, बाहर से गेट बजा रहे थे, बहुत देर तक नहीं खोला। तो फिर बगल वाले छत से हम गए, उधर से क्रॉस करके उसके बाद गेट से हटाया हुआ था, हम खोले तो वही सामने में वैसे ही था। बताया जा रहा है कि सोमवार को पड़ोस के एक परिवार से बहस के बाद यह हत्या हुई। संदेह पड़ोस की एक महिला और उसके बेटे पर है, जिसे अपराधी प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। घटना के बाद पहुंची स्थानीय पुलिस का जवाब रटा रटाया मिला। अभी हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी हम लोगों ने बुलाया है। पूरे घटनास्थल का बारीकी से हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। एफएसएल भी करेगी और इसको वैज्ञानिक तरीके से हम लोग अनुसंधान करके इस घटना का उद्भेदन करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक बार फिर आला अधिकारियों के साथ राज्य की विधि व्यवस्था की समीक्षा की। उनसे जब पूछा गया क्या उनसे अपराध अब नहीं रुक रहे, तो उनका जवाब कुछ यूँ रहा। ऐसा नहीं है, कहना उचित नहीं है। पूरे तौर पर सब लोग लगे हुए हैं कोशिश, पूरे तौर पर सब लोग कोशिश में लगे हुए। और हमने तो एक एक बात बता दिया है कि भाई जो कुछ भी आप करते हैं, अब कोई खबर आती है तो आप एक एक खबर पर ध्यान दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार के तमाम समीक्षा बैठकों के बावजूद अगर राज्य में बेतहाशा अपराध की घटनाएं हो रही हैं, तो उसका एकमात्र कारण राज्य में शराबबंदी है। क्योंकि इसके बाद राज्य में अपराध करने वाले और अपराध की रोकथाम में लगे पुलिस वालों के बीच एक ऐसा गठजोड़ कायम हुआ है कि अब राज्य के अपराधियों के मन में पुलिस वालों का कोई खौफ नहीं रहा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अपने बीमार पति के लिए दुआएं मांगने मंदिर गई एक महिला गैंगरेप के बाद मार डाली गई। इस मामले में मंदिर के पुजारी समेत 3 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी जो पुजारी है, महंत है, वो अभी तक फरार है। वो अपने बीमार पति की सेहत और जिंदगी के लिए दुआ मांगने मंदिर गई थी। गैंगरेप के बाद मार डाली गई। शाम 5 बजे निकली, 7 बजे तक नहीं आई तो बेटे ने फ़ोन किया, फ़ोन बंद मिला। रात 11 बजे मंदिर के पुजारी 2 साथियों के साथ उसकी लाश उसके घर छोड़ के चले गए। तुम्हारी माँ किसने मारी? मारी डाल के गए, उन्होंने मारी है। मतलब बाबा ने? तुझे पहले जाती थी बाबा के पास? पूजा करने जाती थी, पहले जाती थी। तो जैसे रात के 11 बजे, तो किस टाइम से पूजा करने वहाँ गई? शाम को गई थी। क्या बजे लगभग? 5 बजे। अगली सुबह घर वालों ने इलाके के थाने में FIR लिखवानी चाहिए, लेकिन थाना इंचार्ज ने नहीं लिखी। उनका कहना था कि महिला कुएं में गिर के मर गई है। SSP के दखल से FIR लिखी गई। इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है और इसी प्रकरण में एक प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरते जाने के दोषी पाए जाने के फलस्वरूप जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की तस्दीक के बाद FIR में हत्या के साथ गैंगरेप की दफा बढ़ाई गई। पुलिस ने जल्द ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सब पे NSA लगेगा। ये फिट केस बनता है NSA का, हम इसमें NSA की भी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो परिवारजन हैं उनको जो प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से जो सहायता धनराशि और अन्य अनुदान जो है वो करीब 20 लाख रुपए तक के हैं, जो कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से
ये सब उनको दिलवाए जाएंगे। कहाँ थे आप? लेकिन आरोपी पुजारी का कहना है कि वो उसे कुएं में गिरी मिली थी। तो जी कब आई थी यहाँ? तो शाम आई है। कल शाम या आज शाम? आज भी शाम जा खत्म हुई था। कल शाम। तो फिर इसके बाद में घर वालों को सूचना ना दी? घर वालों का फोन नंबर ना हो, फिर दही बात पर सूचना। फिर जब मर कैसे गई? यहाँ कुएं में कैसे गिरी? कुआ मुझे आई है तब मैं लेकर ही गिरी। अपना भी गिर गई? और हमारे मालूम ना पड़ी। तुम्हें जानकारी ना? हाँ, जब क्या नहीं तो बज के गए अंदर क्या नहीं? हाँ। तो पता चल गई तुम्हें? हाँ। 17 घंटे बाद इस घटना की एफआईआर होना ये बताता है कि महिला सुरक्षा के इतने संवेदनशील मामलों में पुलिस के तमाम लोगों का रवैया अभी भी कैसा है। मुख्यमंत्री इससे नाराज हैं। उन्होंने बरेली जोन के एडीजी को इसकी जांच सौंपी है और एसटीएफ को इसमें सहयोग करने कहा है। बदायूं में रणदीप और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर ओडिशा के राउरकेला से, जहां स्टील प्लांट में गैस लीक होने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। चारों ठेके के मजदूर थे। घटना बुधवार सुबह की है। संयंत्र के कोयला रसायन विभाग में काम कर रहे 4 मजदूरों की माना जा रहा है गैस लीक होने के चलते ही मौत हुई है। वहीं आधा दर्जन मजदूरों की हालत गंभीर है। गैस रिसाव से बेहोश हुए मजदूरों को आरएसपी के भीतर हेल्थ सेंटर में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। कपड़ों के थैलों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ नगर निगम ने थैले के बैंक की शुरुआत की है। सामान लाने के लिए लोग पॉलिथीन का इस्तेमाल ना करें, इसलिए थैले सब्जी मंडी के करीब ही मिलेंगे और इनकी कीमत भी कम ही होगी। ये थैले लखनऊ की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं। महापौर का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल खत्म करने के उद्देश्य से थैलों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है।